नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के चिंतन का विषय है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। पैसों के मामले में लोग सिर्फ दिमाग से फैसले नहीं लेते। अक्सर इंसानी जज्बात दिमाग पर हावी हो जाते हैं। इसलिए आर्थिक मामलों को समझने के लिए अर्थशास्त्र के साथ मनोविज्ञान को समझने की भी जरूरत है। यही बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहलाता है। इसी समझ को हम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। पैसे के साथ इंसान का रिश्ता उलझा हुआ है। लालच, भविष्य का डर और खर्च करने से पैदा होने वाला अपराध बोध ऐसे जज्बात हैं जो इस उलझन को और भी बढ़ा देते हैं। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के जरिए हम पैसे से जुड़ी आदतों को समझने की कोशिश करते हैं। इस बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से हमें पता चलेगा कि हमारी समझ में आदतें किस तरह से बनती हैं पैसों से संबंधित। इनमें से कुछ आदतों के बारे में आप भी जानिए और समझिए। पहला है पेन ऑफ पेइंग। विद्वान मानते हैं कि पैसे को जब हम अपनी जेब से जुदा करते हैं तो हमें तकलीफ होती है। यह तकलीफ तब ज्यादा होती है जब हम नोटों की शक्ल में पैसा दे रहे हों। क्रेडिट कार्ड या उधार माल खरीदते वक्त यह तकलीफ कम हो जाती है। और यही कारण है कि किस्तों में उधार सामान खरीदते या क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च करते वक्त लोग कई बार गैर जरूरी चीजें खरीद लेते हैं। और यही कारण है कि उधार लेते समय हम बहुत सारी गैर जरूरी चीजें भी क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीद लेते हैं। मतलब कि यदि टाइम ऑफ पेमेंट और टाइम ऑफ परचेस को अलग कर दिया जाए तो यह तकलीफ कम हो जाती है। इंसानी स्वभाव की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कंपनियां अभी खरीदो बाद में चुकाओ का लालच देती हैं। और यही कारण है कि बहुत सारी कंपनियां लोगों को यह लालच देती है कि पहले खरीदो, पैसे बाद में चुकाओ। तो यदि आप अपने खर्च को कंट्रोल करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड का उपयोग ना करें और जिस वक्त जो सामान खरीदें उसी समय उसका पेमेंट तत्काल करने का प्रयास करें। दूसरा है खर्च से जुड़ा अपराध बोध। दूसरा बेहद महत्वपूर्ण विषय है खर्च से जुड़ा अपराध बोध। पैसा खर्च करना अपराध बोध लाता है। कई लोग सक्षम होते हुए भी पैसा खर्च नहीं कर पाते क्योंकि उनका दिमाग खर्च को लेकर ज्यादा अपराध बोध महसूस करता है। मान लीजिए किसी महिला को एक साड़ी पसंद आती है पर उसे लगता है दुकानदार उसकी कुछ ज्यादा कीमत बता रहा है, वह उसे नहीं खरीदती। उसका पति यह देखकर अगले दिन वही साड़ी खरीद लाता है और उसे तोहफे में देता है। सिर्फ आर्थिक दृष्टि से समझें तो पत्नी को नाराज होना चाहिए क्योंकि साड़ी असल कीमत से ऊंचे दाम पर खरीदी गई है और इस तरह नुकसान परिवार का ही हुआ है और इस तरह आर्थिक क्षति परिवार को ही हुई है। लेकिन वह महिला खुश हो जाती है। साड़ी की कीमत रुपयों में उतनी ही है लेकिन किसी दूसरे के द्वारा लाए जाने की वजह से
पेन ऑफ पेइंग महसूस नहीं हो रहा है और इसलिए आर्थिक कीमत वही होते हुए भी मनोवैज्ञानिक कीमत बदल गई है। आर्थिक कीमत वही होते हुए भी उस महिला के मन में मनोवैज्ञानिक कीमत बदल गई है और उसे बुरा नहीं लग रहा है। इसी अपराध बोध से निपटने के लिए कई कंपनियां अपने विज्ञापन में बताती हैं कि वह आपकी खरीदी से मिले रुपयों का एक हिस्सा किसी अच्छे काम में, जैसे बच्चों की शिक्षा आदि में लगाएंगे। सीख यह है कि विज्ञापनों के बहकावे में ना आए। सीख आप सभी के लिए यह है कि इस तरह के किसी भी विज्ञापनों के बहकावे में ना आए। कंपनियों का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं, बस आपको अपराध बोध से मुक्त कर आपकी जेब हल्की करना है और अपनी तिजोरी भरना। आपके अंदर के अपराध बोध को मुक्त करके वे सिर्फ और सिर्फ आपकी जेब खाली कर रहे हैं और अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। तीसरा सिद्धांत है, पैसे की कीमत एक सी नहीं होती। बिहेवियर इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि इंसानों के लिए हर पैसे का रंग अलग होता है। तनख्वाह में मिले पैसे किफायत से खर्च किए जाते हैं। तनख्वाह में मिले पैसों की खर्च बेहद किफायती ढंग से किए जाते हैं, जबकि बोनस के मामले में फिजूल खर्ची थोड़ी बढ़ ही जाती है। चौथा थ्योरी है नज थ्योरी। बिहेवियर इकोनॉमिक्स की नज थ्योरी कहती है कि लोगों के फैसलों को सिर्फ कानून या सजा का डर दिखाकर नहीं, बल्कि नज यानी कि सुझाव या प्रोत्साहन के जरिए भी बदला जा सकता है। नज थ्योरी के अनुसार मान लीजिए क्रेडिट कार्ड से पैसा चुकाते वक्त हर बार मोबाइल पर एक संदेश आए कि क्या आप सचमुच में खर्च करना चाहते हैं। यदि मोबाइल में यह संदेश बार बार आए तो आप कुछ खरीदारी स्थगित अवश्य कर देंगे। इस तरह के मैसेज बार बार आने से, इस तरह के नोट्स बार बार आने से आप कुछ ना कुछ खरीदारी स्थगित कर देंगे। यह और बात है, क्रेडिट कंपनियां कभी भी ऐसा नहीं करती, बल्कि वह चाहती हैं कि आप बेवजह खर्च करें, डिफॉल्ट करें, ताकि आप पर पेनल्टी लगाकर वे प्रॉफिट अधिक से अधिक कमा सकें। किसी बुफे में लोग वही डिश उठाएंगे जो उनके आंखों के ऊंचाई पर रखी गई हो। नज थ्योरी के मुताबिक यदि किसी फॉर्म को भरते वक्त आप लोगों से किसी खास बात के लिए हां करवाना चाहते हैं तो उनसे पूछने के बजाय पहले आप उनकी हां को मान लीजिए। इसे कहते हैं डिफॉल्ट चॉइस। और फिर पूछिए, यदि आप इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो बॉक्स में टिक लगाएं। यदि आप इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो बॉक्स में टिक लगाएं। इंसानी स्वभाव है कि वह कुछ नहीं करना चाहता। इस तरह अधिक से अधिक लोग गलती से हां कर बैठते हैं और इसी का फायदा प्राइवेट कंपनियां उठाती हैं कि जब भी कोई वैधानिक अड़चनें आती हैं तो वो आपको दिखाती हैं कि आपने स्वयं इस योजना में शामिल होने की सहमति दी है। सरकारें इस नज का इस्तेमाल लोगों के बैंक खातों से बीमा की रकम काटने में कर रही है। बीमा करवाने के लिए अलग से हां नहीं करवाई जाती, उसे डिफॉल्ट चॉइस मानकर किया जाता है। इस तरह के नज के इस्तेमाल को कई लोग गलत भी मानते हैं।
इस तरह के नज थ्योरी के इस्तेमाल को बहुत सारे लोग गलत भी मानते हैं। यह लोगों की मानवीय कमजोरी का फायदा उठाकर उनके चुनने के अधिकार का हनन करने जैसा है। उनके चुनने के अधिकार का हनन माना जाता है। मीडिया में नोबेल पुरस्कार को लेकर नज थ्योरी की बात है, पर असल में यह थ्योरी पुरानी है। इस बार का नोबेल रिचर्ड को नज थ्योरी पर नहीं बल्कि एंडोमेंट इफेक्ट, डिटेक्टर गेम और लॉस ऑफ अवर्शन पर मिला है। एंडोमेंट इफेक्ट क्या है? थेलर अपनी मशहूर थ्योरी एंडोमेंट इफेक्ट के जरिए समझाते हैं कि लोग किसी चीज की कीमत सिर्फ इसलिए ज्यादा आंकते हैं क्योंकि वह उनकी है। इसे समझने के लिए एक छोटा प्रयोग किया गया। लोगों को एक कॉफी का मग दिया गया। कुछ लोगों को एकत्रित करके उन्हें कॉफी का एक एक मग दिया गया। फिर उन लोगों से कहा गया कि आप इसे चॉकलेट के बदले एक्सचेंज करना पसंद करेंगे। तब सभी ने मना किया क्योंकि उन्हें लगा कॉफी मग चॉकलेट की तुलना में कुछ अधिक कीमती है। उनके चीज की कीमत कुछ अधिक है। अब एक दूसरे समूह को पहले चॉकलेट दिया गया और पूछा गया कि आप उसके बदले कॉफी मग लेंगे। आश्चर्यजनक रिजल्ट की उन्होंने भी मना किया क्योंकि उन्हें चॉकलेट अधिक कीमती लगा। यही वजह है कि लोग अपना पुराना और बेकार सामान नहीं बेच पाते। और यही थ्योरी है, यही वजह है, यही कारण है कि अधिकांश लोग अपने घर के बेकार और पुराना सामान को बेच नहीं पाते और घरों में कबाड़ इकट्ठा हो जाता है। छठवां है डिटेक्टर गेम थेलर की थ्योरी के मुताबिक। डिटेक्टर गेम थेलर की थ्योरी के मुताबिक इंसान पैसों का बंटवारा इस तरह करते हैं कि उन्हें ज्यादा भी मिल जाए और उन पर लालची होने का इल्जाम भी ना आए। थेलर की थ्योरी के मुताबिक इंसान पैसों का बंटवारा कुछ इस तरह करते हैं कि उन्हें ज्यादा भी मिल जाए और उन पर लालची होने का इल्जाम भी ना आए। और यही है थेलर की थ्योरी, जिसे हम कहते हैं डिटेक्टर गेम